जो आज की क्लास में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 9 तक कर लिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बच्चों यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके लगातार पेपर में आता है, तो ध्यान से देख लीजिए हम कौन कौन से प्रश्न में कर लेंगे। और वीडियो को आप पूरा देखिएगा जिससे कि आपको कोई भी प्रश्न ना छूटे। हर एक सिलेक्शन में आपके जो है 20 क्वेश्चन आते हैं हर एक सेक्शन में, तो ये 20 क्वेश्चन आपको मैथ के पूरे कंप्लीट करने हैं बहुत अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखोगे, और कोई डाउट होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर लेना। तो आपने देख लिए कौन कौन से क्वेश्चन आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। और बच्चों, कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता, बस हिम्मत रखो और सफलता तो जरूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 10 आज का। प्रश्न है आपका, यदि 36,490 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाए तो संख्याओं का अंतर क्या होगा, ये बताना है। तो यहाँ पे बच्चों में क्या करना है, 9 और 6 को परस्पर आपस में बदल देना है। इसका मतलब ये जो 6 है इसके स्थान पर आपको 9 रखना है, 3 9 4, और इस 9 के स्थान पर आपको 6 रखना है, 0। ये जो नई संख्या बनी और जो पुरानी संख्या हमारी थी 36,490, इन दोनों का अंतर हमें बताना है क्या होगा। अंतर निकालने के लिए दोनों को माइनस करेंगे। 0, 16 में से 9 गए 7, 13 में से 4 गए 9, 8 में से 6 गया 2, कितना हो गया 2970। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 42। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आए हुए हैं बच्चों। वह छोटी छोटी विषम संख्या जो अंक 1 0 3 4 5 से बनाई गई है। तो सबसे छोटी विषम संख्या हमें बनानी है बच्चों, और अंक हमें दिए गए हैं 1 0 3 4 5। तो ये वाला क्वेश्चन तो हमारा ऑप्शन से भी हो जाएगा। हम यहाँ से देख लेंगे सबसे छोटी कौन सी संख्या और विषम कौन सी। देखो ये तो सम है, ये तो नहीं हो सकती, ये तीनों आपकी विषम है, लेकिन सबसे छोटी है 10,345। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये 453 है, 10,000 और ये 500। तो हमसे पूछा है जो सबसे छोटी से छोटी, तो यही संख्या आपकी होगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लिए, प्रश्न संख्या 43। ये आपका बोर्ड मास पे आधारित है। प्रश्न कह रहा है कि भाई 2/3 गुणा 12 प्लस 1/3 गुणा 12 का मान क्या होगा। तो यहाँ से देखिए बच्चों, 2/3 गुणा में कितना 12 और प्लस 1/3 गुणा में 12 है, इनका मान हमें बताना है क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, 3 से काट देंगे 12 को, 3 चौक 12, और यहाँ भी 3 से 12 को काटेंगे, 3 चौक 12। इधर कितना बचा हमारे पास, 2 4 बचा, 4 दूनी 8 प्लस 4 एकम 4, 8 4 कितना हुआ हमारा 12। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला संख्या देखिए, प्रश्न संख्या 44। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बच्चों नोट कर लेना अपनी कॉपी में प्रश्न को। किसी धन का 1/5 भाग उसके 1/7 भाग से 20 अधिक है, तो वह धन क्या होगा। तो हम मान लेंगे इस तरह के सवाल को करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, मान लो कि माना जो धन है ना वो x है। अब देखो x का 1/5 भाग मीन्स x/5 जो भाग है ये उसके 1/7 भाग से 20 अधिक है, मीन्स x/7 भाग है, ये इससे कितना अधिक है 20। तो इस वाले भाग में से 1/5 भाग में से 1/7 घटाएंगे तो किसके बराबर होगा, 20 के बराबर। इसको हम हल करेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। 3 गुणा 7 एकम 7x, 5 एकम 5x, और 7 पंजे 35 बराबर कितना आपका 20 हो गया। माइनस कर लेंगे, 7 में से 5 गया, कितना हुआ आपका 2x, और बटे में 35 बराबर कितना 20। यहाँ से हम 3 गुणा करेंगे x का मान निकालने के लिए। तो जब ये इस बटे में होता है तो जो नीचे वाली संख्या वो गुणा में ऊपर जाती है और ऊपर वाली संख्या नीचे। तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 20 गुणा 35 बटे में 2, 2 से 20 कटेगा, 2 दशम 20 10 बार, तो 35,350। तो हमारा जो धन था वो 350 रुपये था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इस तरह का कोई भी सवाल हो तो उसमें मान लीजिए पूरा धन x है और जो उसका भाग अधिक वाला है, ये भाग इससे इतना अधिक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वो बराबर जो भी आ रहा है उसके इक्वल में रख देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या आपका 45 है दशमलव से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 0.4 गुणा 0.04 गुणा 0.04 का मान क्या होगा, हमें इसमें से बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले बच्चों सिंपली जो हमारी संख्या है बिना दशमलव की उनकी गुणा कर लेंगे हम। ठीक है, 4 चौक 16 चौके 64, कितना है गुणा करके हमारा 64 आया। अब बात है कि दशमलव कितने के बाद लगाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव गिन लेंगे कितने के बाद है, 1 2 3, यहाँ पे 3 के बाद है, 1 2, यहाँ पे 2 के बाद दशमलव है, और यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है। तो टोटल अंकों कितने के बाद लगेंगे, 3 2 5 और 1 6, तो टोटल 6 अंक के बाद दशमलव लगने वाला है। तो यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे बच्चों 6 अंकों के बाद जो है दशमलव आपका लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा 3 के बाद यहाँ था, 2 के बाद यहाँ 1, तो 6 अंकों के बाद दशमलव लगाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा।
कभी भी आप ऐसा सवाल दिया जाए तो पहले आप उसकी गुणा कर लीजिए, फिर सारे अंकों में गिन लीजिए दशमलव कितने के बाद है, फिर उतने ही अंक के बाद गुणनफल में हम लोग दशमलव लगा देंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 46। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में। देखो बच्चों, 3 व्यक्तियों ने 3 रुपये के, 5 रुपये 25 पैसे और 6 रुपये 75 पैसे के कुछ संतरे खरीदे। एक संतरे की अधिकतम कीमत क्या हो सकती है, ये बताना है। तो भाई पहले जो व्यक्ति था, फर्स्ट व्यक्ति ने जो है 3 रुपये का संतरा खरीदा था। दूसरे व्यक्ति ने, सेकंड वाले ने 5 रुपये 25 पैसे का संतरा खरीदा। और तीसरे व्यक्ति ने जो संतरा खरीदा वो 6 रुपये 75 पैसे का संतरा खरीदा। हमसे पूछ रहा है अधिकतम कीमत कितनी होगी। जब हमसे ऐसे अधिकतम अगर पूछ लिया जाए तो समझ लो उस संतरे की कीमत जो है इन तीनों के मासा के बराबर होगी। अब हमें इन तीनों का मासा निकालना, लेकिन बच्चे मैसे निकालने के लिए समस्या ये है कि एक ही यूनिट में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमें ये इन सब रुपये को हम पैसे में बदल लेंगे। 3 रुपये में कितने होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 3 रुपये में 300 पैसे। 5 रुपये 25 पैसे में आपका हो जाएगा 525 पैसे। और 6 रुपये 75 पैसे में आपको हो जाएगा 675 पैसे। तो हमने सबको पैसे में बदल दिया। अब इनका मासा ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, मासा ज्ञात करने के लिए कैसे, भाग विधि से कर लेते हैं। पहले 300 और 525 का, 525 को 300 से भाग करेंगे। 300 से भाग करने पर यह हमें मिलेगा 300 एकम 300 0 5 2 5 में से 3 गया 225। अब इस 225 से 300 को भाग करेंगे। 225 एकम 225, 10 में से 5 गए 5 और इधर 9 में से 2 गए 7, 75। 75 से 225 को भाग करेंगे। 75 पंजे कितना होता है 225। ये पूरा पूरा कट गया। तो हमारा जो 300 और 525 का मासा आया वो कितना आया, 75 आ गया। अब ये जो हमारा मासा है 75, इस 75 से 675 को भी भाग करेंगे। ठीक है, अब 75 से 675 को भाग करेंगे तो 75 निम्मा हमारा 675 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो तीनों का जो मास है कितना आ गया, 75 आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा 2 राइट आंसर होगा, 75 पैसे, क्योंकि हमने इनको पैसे में बदल लिया था। तो अधिकतम कीमत जो एक संतरे की 75 पैसे हो जाएगी। ऐसा कोई भी प्रश्न आएगा जिसमें कुछ व्यक्ति संतरे या कुछ सामान खरीद रहे और एक सामान की अधिकतम कीमत पूछे तो तीनों का मासा निकाल लेंगे और तीनों का हम एक यूनिट में बदल देंगे। अगला प्रश्न देखिए, 60 72 का मासा और लासा का गुणनफल बराबर होगा। तो बच्चों, मासा और लासा का जो गुणनफल होता है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। लासा मासा का गुणनफल हमेशा संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 है 3:30 बजे 3:30 बजे 2 घंटे 30 मिनट के बाद क्या समय होगा। तो 3:30 बजे है, इसमें 2 घंटे 30 मिनट के बाद पूछ रहा है। तो 2 घंटे 30 मिनट यहाँ पे हम प्लस कर देंगे बच्चों। कितना होगा, 3 3 6 60 मिनट और 3 2 5 घंटे। तो बच्चे 5 घंटे 60 मिनट हो गया। और आपको पता है बच्चों 60 मिनट में जो है 1 घंटा पूरा होता है। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 6। तो 3 घंटा 30 बजे के बाद अगर हम 2 घंटा 30 मिनट बजेंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बजे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 49 है, बहुत खास है। मैं इसको आपको ऐसी ट्रिक से बताऊंगा, कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। चलिए देखते हैं सवाल को। और ये सवाल करने से पहले मैं आपको एक खास जानकारी दे दूं। अगर आप बच्चों अच्छे से तैयारी करने चाहते हो तो उसके लिए आपको अच्छे मार्गदर्शन की जरूरत होती है, जिसके लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन की जो बुक है जवाहर नवोदय विद्यालय की, आप इससे तैयारी करोगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। कारण ये है क्योंकि ये नवोदय विद्यालय समिति द्वारा ही संचालित है। दूसरा, इसमें जो कोर्स बार बार बदल रहा है वो सब बदला हुआ कोर्स, यानी कि जो नया कोर्स है वो उसके अंदर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। 2500 विकल्प पर 6 प्रैक्टिस सेट है। और साथ ही साथ अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो समझो सोने पे सुहागा हो जाएगा। फिर तो आपका कोई प्रश्न पेपर में छूटने वाला नहीं है, सिलेक्शन 100% होगा, क्योंकि इसमें 20 प्रैक्टिस सेट 1800 से ज़्यादा विकल्प पे और 5 सोल्व पेपर मिलेंगे 2019 से 2023 तक। तो ये बुक आपको जो है नज़दीकी बुक सेलर या फिर आप जो है ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रश्न संख्या 49। और ध्यान से समझिएगा इसको कैसे करना है, क्योंकि मैं इसको आपको शॉर्ट मेथड से बनाने वाला हूँ। प्रश्न है 7 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक है बच्चों, तो अगर आज आपसे ऐसे कभी भी पूछा जाए तो उसका औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जिस संख्या का हमसे गुणज है, किसके संख्या के हैं, 7 के, तो यहाँ पे लिखिएगा 7 गुणा में कितने, प्रथम 5 गुणज पूछ रहा है। जितने भी आपसे गुणज पूछेगा, अगर 5 पूछा है तो उससे एक ज़्यादा 6 से गुणा करेंगे और भाग यहाँ पे हम बच्चों 2 से कर देंगे। ठीक है, हल कर लेंगे। 2 तिया 6,
7 तिया कितना हो गया 21। तो 7 के प्रथम 5 गुणज का जो औसत है वो 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। कोई भी मान लीजिए आप यहाँ से 5 की जगह 8 होता तो यहाँ पे हम 9 से गुणा करते। जिस संख्या के भी प्रथम गुणज की बात होगी वो संख्या और जितने गुणज है उससे एक ज़्यादा और भाग आपको 2 से करना है हमेशा, तो आपका जो है औसत निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही खास है। प्रश्न संख्या 50 है। किसी रस्सी के 4 टुकड़ों की माप क्रमशः 35, 40, 65 तथा 80 है। रस्सी की औसत लंबाई क्या होगी, हमसे ये पूछा है। तो यहाँ पे बच्चों रस्सी की औसत लंबाई हमें बतानी है क्या होगी। तो रस्सी की औसत लंबाई बराबर कुल लंबाई, यानी कि कुल लंबाई जितने भी हमारे टुकड़े हैं उनकी कुल लंबाई बटे में कुल टुकड़े जितने भी टुकड़े हैं। तो कुल लंबाई कितनी होगी देख लीजिए। पहला टुकड़ा है 35 का, 35 प्लस 40 प्लस 65 और प्लस 80 और भाग कितने टुकड़े हैं टोटल 1 2 3 4, तो भाग हम 4 से करेंगे। इसको प्लस करेंगे, प्लस करने पर हमें मिलेगा 5 5 10, 4 3 7, 8 15 और 6 22, 22 बटे 4, 4 से इसको काट देंगे, 4 पंजे 20, बचे कितने 2, 4 पंजे 20। तो रस्सी की कुल औसत लंबाई जो है वो 55 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कभी किसी का भी आपको औसत निकाला जाए रस्सी के टुकड़े का है तो रस्सी के टुकड़े कुछ लंबाई संख्याओं का है तो कुल संख्याओं का योगफल बटे में कुल संख्या, इस तरीके से हम लोग औसत निकालते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाभ हानि से। एक दुकानदार ने 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन कलम खरीदी। तो यहाँ से इसका बच्चों क्रय मूल्य हम निकाल लेंगे। पहले एक दर्जन जो 10 रुपये की थी लेकिन उसने 2 दर्जन खरीदी, एक दर्जन 10 की थी तो 10 गुणा 2 बराबर कितना क्रय मूल्य यहाँ पे 20 रुपये का हो गया। अब 1 रुपये प्रति कलम की दर से बेच दी तो लाभ या हानि ज्ञात करो। तो बच्चों एक दर्जन में होते हैं हमारे 12 यूनिट, एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं और यहाँ पे इसने 2 दर्जन पेन खरीदी है तो 2 दर्जन पेन बराबर कितना हो जाएगा 12 गुणा 2, यानी कि इसने कुल 24 पेन खरीदे। लेकिन ये एक पेन 1 रुपये का बेचता है तो इसके अनुसार इसका यहाँ से विक्रय मूल्य हो जाएगा, एक पेन 1 रुपये का बेचेगा तो 24 पेन 24 गुणा 1 यानी कि 24 रुपये का ये बेचेगा। ये सामान को 20 रुपये का खरीद के लाया था, इसने सामान 24 रुपये का बेचा तो इसको यहाँ पे लाभ हो गया। बच्चों जब भी हमारा विक्रय मूल्य है बेचने वाला मूल्य खरीदने वाले मूल्य से ज़्यादा होता है लाभ हो जाता है। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य 24 और माइनस क्रय मूल्य 20, 24 माइनस 20 बराबर 4, तो इस पर उसको 4 रुपये का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चे, देखो बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कर लेना। किसी रेडियो को 15% लाभ पर 851 रुपये में बेचा जाता है, यदि वह 888 रुपये में बेची जाए तो कितने प्रतिशत लाभ होगा, ये हमें बताना है। तो पहले वस्तु को बेचा गया, कितने में बेचा गया, उसका विक्रय मूल्य दे रखा है यहाँ पे 851, और जब वो 851 बेची थी तो उस पर जो लाभ हुआ था हमें प्रॉफिट परसेंटेज हुआ था वो 15% था। अब कह रहा है इस वस्तु को फिर से 888 रुपये में बेचे जाए, फिर से 888 में बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो पहले बच्चों हमें ये पता करना पड़ेगा वो रेडियो कितने की थी, मीन्स उसका क्रय मूल्य पहले निकालना पड़ेगा कि रेडियो का क्रय मूल्य क्या था। जब हमें विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया जाता है तब हमारा क्रय मूल्य बराबर होता है 100 बटे में 100 प्लस लाभ प्रतिशत, नोट कर लेना फॉर्मूला, और गुणा में आपका विक्रय मूल्य। यहाँ पे मान इसमें रखेंगे 100 गुणा विक्रय मूल्य है 851 और बटे में 100 प्लस लाभ प्रतिशत जो कि 15 है तो 115 हो जाएगा। यहाँ से इसको बच्चों हम हल करेंगे, ये हमारा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 0 कितना हो गया 20। 851 को 23 से काटेंगे तो ये 37 टाइम कट जाएगा। तो क्रय मूल्य जो हमारा होगा कॉस्ट प्राइस वो कितनी हो जाएगी 20 गुणा 37, 2 सते 14, 2 तिया 6 और 1 7 74, 240। तो वो जो रेडियो थी बच्चों 240 रुपये की थी। अब दूसरी बार में रेडियो 888 रुपये की कह रहा है बेची जाए तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो अब यहाँ पे बच्चों हम फिर से लाभ निकालेंगे। जब रेडियो की कीमत 888 है तो लाभ बराबर क्या होता है बच्चों विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 888 की रेडियो बेची और रेडियो कितने की थी 740 की थी। अब हम निकाल लेते हैं कितना लाभ होगा 8, 8 में 4 गए 4 और 8 में 7 गया 1। अब जो है 148 रुपये का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत क्योंकि हमसे पूछा गया प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर होता है बच्चों लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100। तो इसको लाभ कितना हुआ बच्चों 148 रुपये का, क्रय मूल्य कितना है इसका 740 और गुणा में बच्चों 100 आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा हमारा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 सते 14,
ठीक है। अब 37 से हम काटेंगे 148, तो 37 को 4 बार हम पाड़ा पड़ेंगे तो 148, 37 चौका 148 होता है। तो कुल लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 5 गुणा 4 बराबर 20%। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर। कभी भी इस तरह का सवाल दिया जाए कि इसमें इतने में लाभ या हानि पर बेची जाए, तो पहले उसका बच्चों हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य फाइंड करेंगे। क्रय मूल्य पता करने का सूत्र ये है। फिर जब हमारे पास क्रय मूल्य आ जाएगा, फिर नए विक्रय मूल्य के अनुसार उसका लाभ या हानि जो भी है वो निकालेंगे, और अगर लाभ हुआ तो उसका लाभ प्रतिशत निकल जाएगा, जैसे कि हमने ये किया। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, उसको नोट कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 53 है हमारा, साधारण ब्याज से। रमेश ने 4800 सुधा से 3 वर्षों के लिए कर्ज लिया। समय की समाप्ति के बाद वह 5808 रुपये वापस करता है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो देखो बच्चों, ये धन जो है वो उधार दिया गया था, तो ये हमारा मूलधन है जिसको हम पी से दर्शाते हैं। ये हमारा 4800 रुपये है। 3 वर्ष के लिए लिया गया था, तो समय यहाँ पे बच्चों हमारा 3 वर्ष है, और अंत में जो वापस करता है रुपये वो 5808 रुपये करता है, यानी कि हमारा मिश्र धन है 5808 रुपये। तो उसके लिए हमें पहले बच्चों ब्याज निकालना पड़ेगा, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, और ब्याज बराबर हमारा मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। 5808 रुपये इसने लौटाए थे, और इसमें से 48 रुपये माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 8 में से 8 गया 0, और 5 में से 4 गया 1। तो 1008 रुपये जो है ब्याज की राशि है, क्योंकि 48 रुपये उधार लिए थे, इतने उसने बढ़ा के दिए, तो जो एक्स्ट्रा पैसे दिए थे मिलाकर वही क्या हुआ, हमारा ब्याज हुआ। ठीक है बच्चों। अब हमें बताना है बच्चों कि इस पे ब्याज कितना लगे, उसकी ब्याज की दर क्या है। तो बच्चों दर बराबर सूत्र होता है हमारा ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय। तो ब्याज कितना है, 1008 रुपये है, गुणा में 100 कर दो, और मूलधन हमारा कितना है 4800, और समय हमारा है बच्चों 3 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 3 से 3 तिया 9, बचा कितना 1, 3 तिया 9 और 3 छक 18, कितना हो गया 336 बटे में 48। इसको हल करेंगे, ये हमारा 4 से कट जाएगा, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 सते 28, 4 अठे 32, बचा 1, 4 चौक 16, 12 से 84, 12 सते 84। तो हमारा जो है 7% वार्षिक ब्याज की दर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 54, आसान प्रश्न है। प्रश्न संख्या 54 है, 12 सेब का मूल्य, 12 सेबों का जो मूल्य है वो 216 रुपये है। 3 दर्जन सेब का मूल्य बताना है, क्या होगा। तो बच्चों आपको पता है ना, 1 दर्जन जो सेब होते हैं, 1 दर्जन में 12 क्वांटिटी होती है, तो 12 दर्जन का मतलब हुआ ये 1 दर्जन का मूल्य हमें ऑलरेडी दे दिया इसने 216 रुपये। हमें 3 दर्जन का मूल्य बताना है। तो जब 1 दर्जन का मूल्य 216 रुपये है, तो 3 दर्जन का मूल्य हो जाएगा 216 गुणा 3। 216 में 3 की गुणा कर देंगे, जो कि 648 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ध्यान रखिएगा 12 सेब है, यानी कि ये 12 जो है 1 दर्जन का ही मूल्य दिया हुआ है। एक कार 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, तो वह 30 मिनट में कितनी दूर तय करेगी। तो बच्चे कार की पहले चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर होता है बच्चों दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी यहाँ पे कितनी है 60 किलोमीटर, और समय है बच्चे 2 घंटे, तो 2 से काट देंगे, कितना हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी चाल हो गई। और समय हमें दे रखा है बच्चों, फिर जो हमें निकालना है समय हमारा कितना है 30 मिनट में हमें बताना है ये कितनी दूर जाएगी। तो ये हमारा देखो ऑप्शन किलोमीटर में है, चाल हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो जो हमारा समय 30 मिनट है इसको भी हमें घंटे में बदलना पड़ेगा। घंटे में बदलने के लिए 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 30 को हम 60 से भाग कर देंगे, 30 दूनी 60, तो 1/2 घंटा हो जाएगा। 30 मिनट मतलब 1/2 घंटा। अब हमें बताना है कितनी दूरी तय करेगी। तो बच्चों दूरी बराबर होता है हमारा सूत्र चाल गुणा समय। तो हमने चाल पहले ही निकाल ली थी जो कि 30 आई थी, और समय हमारा 1/2 है, काट देंगे तो कितना हो गया 15 किलोमीटर। तो 30 मिनट में ये 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अनुपात से आधारित है। देखिए बच्चों, पीतल में जस्ते और तांबे का अनुपात 3:5 है। ये जस्ते का और तांबे का अनुपात हमें दिया है। जस्ते का और तांबे का अनुपात कितना 3:5 दिया हुआ है। यदि जस्ता जो है वो 21 किलोग्राम है, तो जस्ते की यहाँ पे जस्ता पहले है तो यहाँ पे 21 किलोग्राम लिखो। तो पीतल कितने, इसमें तांबा कितने किलोग्राम होगा हमें ये बताना। तो तांबे को आप जो है x मान लेना। ठीक है, तो आपको पता है बच्चों बाहरी पदों के गुणनफल बराबर अंत पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये आपका 3 गुणा x
बराबर में 21 गुणा 5 हो जाएगा। x का मान हो जाएगा 21 गुणा 5 बटे में 3, 3 सत्ते 21, 7 पंजे 35। तो यहाँ पे बच्चे तांबे का जो मान है, तांबे का जो वेट है पीतल में, वो 35 किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। ये हमारा अनुपात समानुपात पे आधारित प्रश्न था। इस तरह का ध्यान देना, जब भी आपको ऐसे अनुपात दिया जाए, कोई एक क्वांटिटी दी जाए तो आप उसको अनुपात में रख लीजिए, लेकिन बस रखते हुए ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे जस्ता है और इधर जस्ते की मात्रा है तो इधर भी पहले जस्ता ही रखा जाएगा, और तांबा हमें बताना है तो उसकी जगह एक्स मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 57। 5 किलोग्राम और 650 ग्राम का अनुपात को सरलतम रूप में लिखिए। ये हमारा 5 किलोग्राम है और दूसरा 650 ग्राम है। तो बच्चों जब हम अनुपात निकालते हैं तो अनुपात निकालते हुए हमारी जो यूनिट होती है वो सेम होनी चाहिए। अगर ये किलोग्राम है, ये ग्राम है, तो ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में ही होनी चाहिए। अगर ये किलोग्राम में है तो ये भी किलोग्राम में, यानी कि सेम यूनिट होनी चाहिए हमारी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लेते हैं। 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, तो 5 किलोग्राम में होगा 5000 ग्राम। तो 5000 ग्राम अनुपात 650 ग्राम में हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए। 5000 को भाग कर देंगे किससे, 650 से। जो हमारा पहले होता है उसको हमेशा ऊपर, और जो बाद में होता है उसको हमेशा नीचे रखते हैं आंसर में। 0 से 0 काट दो, 5 ही कम 5 0, और 5 से 13, तो कितना हो गया बच्चों, 100/13। इसका मीन्स हो गया 100 अनुपात 13। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर होगा। बस जब भी अनुपात हो तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर यूनिट हमारी अलग अलग है तो पहले उनको सेम बनाएंगे। जैसे मान लो कभी आपको मीटर में और सेंटीमीटर में दे जाए तो सबको सेंटीमीटर में बदल लेना। उसके बाद जो पहले रखेंगे उसको हमेशा ऊपर अंश में, और जो बाद में होगा उसको हर में नीचे, और उसको काट के हमारा आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 58 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 58 है हमारा, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 256 वर्ग मीटर है, तो उसकी भुजा और परिमाप क्या होंगे। तो बच्चों अगर मुझे वर्ग की भुजा निकालनी है, इसको मैं ए मान लेता हूँ, ये कोई मेरा वर्ग है, इसकी अगर मुझे भुजा निकालनी है कोई, तो भुजा बराबर जो है वर्गमूल होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमें 256 दिया गया है, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 256 जो होता है बच्चों आपका 16 का वर्गमूल होता है। तो भुजा हमारी कितनी हो गई बच्चों, 16 मीटर हो गई। अब हमसे पूछा इसका परिमाप, तो जब हम इसका परिमाप निकालते हैं पेरीमीटर, वो 4 गुना भुजा होता है। तो भुजा हमारी 16 आई, तो 4 गुना 16, 16 चौके कितना हो गया, 64। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 16 मीटर और 64 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, उस संदूक का आयतन क्या होगा जिसकी लंबाई 3, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 2 मीटर है। तो बच्चों आयतन जो होता है वॉल्यूम, वो बराबर होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे बच्चों संदूक का आयतन निकालना है, तो लंबाई कितनी है 3 मीटर, चौड़ाई है 2 और ऊंचाई भी कितनी है 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 घन मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, किसी महीने की 7 तारीख को शनिवार पड़ता हो तो इस महीने की 22 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, हमें ये बताना है। तो बच्चों देखो, दिन जो होते हैं वो एक हफ्ते के बाद, यानी कि 7 दिन के बाद हमारे दिन रिपीट होकर चलते हैं। तो किसी महीने की 7 तारीख को था शनिवार, तो इसका मतलब यह हुआ 7 को रविवार था तो 14 को भी क्या होगा, शनिवार था तो 14 को भी शनिवार ही होगा। 21 तारीख को भी शनिवार ही होगा, क्योंकि 7 दिन के बाद सेम दिन पलट के आता है। और पूछ रहा है कि इस महीने की 22 तारीख को, तो जब 21 को शनिवार होगा तो 21 के अगला दिन क्या होगा, 22 तारीख। तो 22 तारीख को क्या हो जाएगा बच्चों, आपका रविवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। तो बच्चों ये हमारा प्रैक्टिस सेट जो है 10 था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को शेयर करते चलिए, क्योंकि डेली 6 बजे आपको आप तक वीडियो मिली जाती है आपकी। और अगर कोई डाउट हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप